ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। पर सॉलिड स्टेट पर पहुंचने से पहले कुछ छोटी बेसिक बातें हम करेंगे, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट पर पहुंचेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर हम सभी समझते हैं, मैटर मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, मैटर या पदार्थ, देखो यहाँ पर क्या है, वो हिंदी मीडियम की, आप इंग्लिश के हैं, दोनों का एक साथ साथ चलेगा। जहाँ आपको समझ में नहीं है आप पूछ लेना, कोई भी डाउट रहे, और आप लोग तो पूछ ही लेंगे। ठीक है, मैटर या पदार्थ क्या होता है आपका? ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नॉन एज मैटर। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर नॉन एज मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है आपका? पदार्थ कहलाता है, आपका मैटर कहलाता है। क्लियर है? मैटर की अगर हम बात करें यहां पर, तो हम अपने अराउंड, अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ क्या है आपका? मैटर है, पदार्थ है आपका। हम ये जो मार्कर लिए हैं ये भी एक सब्सटेंस है, मैटर है, पदार्थ है। ठीक है, ये जो फैन हवा दे रहा है, वायु जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं पर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का मैटर है आपका। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका भार होता है, जो एरिया को कवर करती है, स्थान को घेरती है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका मास कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है आपका। चलो आ जाओ देखो, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस नॉन एज मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। ये हम 8th क्लास में पढ़ भी चुके हैं इसके पहले। ठीक है, मैटर की अगर हम स्टेट की बात करते हैं, पदार्थ की हम अवस्थाओं की बात करते हैं, तो मैटर की मेनली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने यही पढ़ी है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि आपका ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, मेनली यही पढ़ी है। इसके अलावा 2 स्टेट और होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं आपका? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी होती है आपकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो 2 स्टेट है यहां पर, एक प्लाज्मा स्टेट है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है आपकी। ये दोनों आपके भी यहाँ सिलेबस में नहीं है, आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ इसके बारे में जिक्र होगा। वैसे जब आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पर बताया होगा, प्लाज्मा के बारे में तो बताया ही होगा आपका। ठीक है, पर मेनली हमें यहाँ पर जो देखना है वो आपकी ये देखें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मैटर का ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किस पर बेस है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पर, उनकी जियोमेट्री के बेसिस पर, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर, मतलब उनकी व्यवस्था के आधार पर, उनकी ज्यामिति के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, मतलब और उनके बीच लगने वाले अंतराण्विक बल के आधार पर। देखो यहां पर कुछ हम बेसिक जानकारी की बात करें, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है आपका? जैसे मान लो ये जितने में ये वेंचेस डली हुई हैं, ये एक मटेरियल है आपका, एक मटेरियल है। ठीक है, और ये जो सारी बेंचेस हैं, इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। अगर ये फोर्स ज्यादा काम करेगा, बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा, तो ये बेंचेस क्या होंगी? क्लोजली पैक होंगी, पास पास आएंगी। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काम करेगा तो ये इतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और नेग्लेजिबल होगा तो काफी दूर होंगे, क्योंकि वो अपने अट्रैक्शन एरिया से काफी बाहर निकल चुके हैं। यानी ये जो बेंच डली हुई हैं, ये जो पदार्थ हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो सीधी सी बात है, एक इनकी एक निश्चित संरचना बनेगी, एक डेफिनेट जियोमेट्री बनेगी। दूर दूर जाएंगे तो इनकी एक डेफिनेट जियोमेट्री नहीं बनेगी, एक निश्चित संरचना नहीं बनेगी आपकी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंटर मतलब होता है अंदर की तरफ, इंटर। मॉलिक्यूलर आप जानते हैं, आप मॉलिक्यूल्स जो हो गए, और फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है। देखो एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को या मैटर को फॉर्म करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सभी को फॉर्म करने के लिए आपका क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? एटम्स हो सकते हैं आपके। क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? एटम्स हो सकते हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, ये किसी ना किसी से तो बना होगा आपका, किसी ना किसी से फॉर्म होगा, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। आप एक बूंदी का लड्डू देखते हैं, एक छोटा सा दाना होता है, तो वो उसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है आपका। ठीक है,
तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बिहेव करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर, कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा होता है। ये जो ठोस द्रव गैस का वर्गीकरण किया गया है, ये इस आधार पर किया गया है कि उनके अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल लगता है, प्रबल है या दुर्बल है या नगण्य है। समझ गए ना बात को? यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पर, उनकी जियोमेट्री के बेसिस पर, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर, उनकी व्यवस्था के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो इनको अगर समझने की कोशिश करें तो देखो इनको बड़े अच्छे से अपन समझ लेते हैं इनका अरेंजमेंट। ये देखो आप, ये एक सॉलिड है। सॉलिड की हम सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है, इनके बीच में, इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, या एटम्स है, कुछ भी है, आयंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये है आपके इस तरीके से। क्लियर? तुम्हें पता है इस प्रोजेक्टर में डालेंगे हम और यहीं से रिमोट से कंट्रोल करेंगे फिर। तो आगे का मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका ये सॉलिड है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, ये जब क्लोजली पैक्ड होते हैं आपके, यानी कहने का मतलब ये है ये स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो एक डेफिनेट शेप ले लेंगे आपका। प्रबलता से अगर ये आकर्षित करेंगे तो एक निश्चित आकार व आयतन ग्रहण कर लेंगे आपका। करेंगे कि नहीं करेंगे आपका? ठीक है, तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनके एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो कैसा काम करता है? स्ट्रांगली बिहेव करता है। कैसा करता है? स्ट्रांगली। और जब ये स्ट्रांगली बिहेव करता है तो ये एक दूसरे के क्लोजली आ जाते हैं और इस तरीके से एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट अरेंजमेंट इनका हो जाता है, और वो आपके क्या होते हैं? सॉलिड। ये सॉलिड है आपके, एक डेफिनेट शेप आप ये गेन कर लेते हैं आपका। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी रखे हुए हैं, आप किसी को, जितने भी सॉलिड होंगे सबका एक डेफिनेट शेप होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? यानी जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनका एक निश्चित आकार होगा और एक निश्चित आयतन होगा आपका। ये मार्कर देख लो, आपका ठोस है, कठोर है, तो इसका एक निश्चित आकार है, एक निश्चित आयतन है आपका। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं यहां पर। अब हम चलते हैं आपका लिक्विड पर। लिक्विड में क्या होता है कि आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल्स आपका ये है, इसका एक कांस्टेंट पार्टिकल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये देखो आप इस तरीके से आप। लेकिन इसमें ये देख रहे हैं आप, इनमें जो फोर्स काम कर रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है आपका? डिस्टेंस है आपका, क्लोजली पैक नहीं है। क्यों नहीं है क्लोजली पैक? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनका जो साइज है वो डेफिनेट नहीं रहता है आपका। समझ गए ना बात को? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका डेफिनेट साइज नहीं होते हैं आपके। क्लियर? समझ गए ना? नहीं समझे? हिंदी बताना भूल गया था। द्रव क्या होते हैं आपके? द्रव, इनके जो अणु और आयंस होते हैं आपके, ये अणु या आयन समझते हो, जैसे बूंदी का लड्डू है तो उसका एक छोटा दाना होता है, वो अणु हो गया, आयन हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, एक लड्डू ये है, ये बिखर गया, ये बिखर गया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया आपका। उसका एक दाना उठाओ तो वो परमाणु भी हो सकता है, वो अणु या आयन छोटी इकाई होगी, परमाणु हो गया आपका वो। अब एक परमाणु, जब बहुत सारे परमाणु मिल जाएंगे, बूंदी का एक छोटे से दाने से बहुत सारे दाने मिल जाएंगे तो पूरा एक लड्डू बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? वही कहानी है कि एक दाना ये है, एक ये है, एक ये है। अब बूंदी के लड्डू में क्या होता है कि जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण मतलब खींचना एक दूसरे को, तो जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। प्रबल होता है तो पास पास आ जाते हैं, निश्चित आकार हो जाता है, लड्डू गोल हो जाता है आपका। गोली होता है कि चौकोर होता है? मैंने खाया नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। गोली होता है, ठीक है। ऐसा ही इसमें होता है आपका कि इनमें जो अणु या परमाणु या आयंस होते हैं वो थोड़ा दूरी पर रहते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस कवर करते हैं, और डिस्टेंस के कारण क्या होता है, यानी दूरी के कारण क्या होता है, जब ये दूर दूर हो जाते हैं तो इनका निश्चित नहीं होता है। पानी देखा होगा ग्लास में, हम ग्लास में पानी को लेते हैं, वाटर को लेते हैं तो वो वैसा ही शेप गेन कर लेता है, और जब उसको जमीन पर फैलाते हैं तो वो वैसा शेप गेन कर लेता है आपका। समझ गए बात को? तो उसका साइज अगर देखा जाए तो वॉल्यूम डेफिनेट है, पर
साइज उसका डेफिनेट नहीं है, आकार उसका निश्चित नहीं है, आयतन केवल निश्चित होता है। वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में है आपका, 1 ग्लास वाटर है, वॉल्यूम हो गया उसका, लेकिन 1 ग्लास वाटर को आप कहीं पर भी फैलाएंगे तो फैल जाएगा आपका, समझ गए ना बात को। सॉलिड का साइज एंड वॉल्यूम दोनों डेफिनेट हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका ओनली क्या होता है आपका, साइज डेफिनेट नहीं होता है, वॉल्यूम ओनली डेफिनेट होता है आपका, समझ गए। अब बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है आपका, इन दोनों का जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है वो गैस होता है आपका, समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं आपका, गैस जो होता है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। कैसे, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, प्रबल बल काम कर रहा है आपका, इसमें आपका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिहेव कर रहा है, और इसमें नेग्लेजिबल होता है। और जब ये नेग्लेजिबल होता है तो ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन एरिया से दूर चले जाते हैं, और जब अट्रैक्शन एरिया से दूर चले जाते हैं तो इनका ना डेफिनेट साइज होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। क्लियर, दोनों ही डेफिनेट नहीं होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सॉलिड साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड वॉल्यूम डेफिनेट बट साइज इज नॉट डेफिनेट, गैस वॉल्यूम एंड साइज बोथ आर नॉट डेफिनेट। क्लियर, ठोस में आकार और आयतन निश्चित होते हैं, द्रव में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस में आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर है, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं, आप ये देखो ध्यान से, एक आयन इसका ये एक ही है, एक ही है, एक ही है, ये दोनों ही, ये जितने भी आयंस हैं ये एक दूसरे के अट्रैक्शन एरिया से काफी दूर जा रहे हैं, काफी दूर जा रहे हैं। और जब दूर जा रहे हैं तो इनका कोई डेफिनेट नहीं होता है, ना साइज ना वॉल्यूम। आप गैस सिलेंडर में भरी हुई है, जैसे ही बाहर निकलेगी आप उसको दबाएंगे स्प्रिट को, जैसे ही बाहर निकलेगी तो वो पूरे एरिया में फैल जाएगी, कोई डेफिनेट शेप नहीं है उसका। आप किसी भी गैस को भी देख लीजिए, आप ये जो हवा दे रहा है आपका कूलर या पंखा या एसी जो भी है आपका, तो क्या ये फील हो रहा है कि, मतलब फील तो हो रहा है पर ये दिख रहा है आपको कहां पर है, नहीं दिख रहा है ना। समझ गए बात को। तो ये मैटर था आपका, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, सॉलिड गैस और लिक्विड थे आपके, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके कांस्टेंट पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ भी होते हैं, इसके बेसिस पर इनका डेफिनेट साइज एंड वॉल्यूम होता है। ये केवल एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपकी मैटर के बारे में। आपके अगर हम चैप्टर की अगर हम बात करें, यहां पर हमें यहां जो चैप्टर स्टार्ट करना है आपका, हमें यहां पर स्टार्ट करना है आपका सॉलिड स्टेट, ये, और ये आपका मैन है। हाँ, एक चीज और देखो, सॉलिड स्टेट को तो हम स्टार्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, याद है? लास्ट चैप्टर ही पढ़ा था अपन लोगों ने, लिक्विड स्टेट पढ़ा, वांडरवाल्स रूल्स, अपन ने वांडरवाल्स फोर्सेस के बारे में वहां पर अपन ने पढ़ा था, वहां पर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, है याद कि नहीं है? कहना मुझे तो नहीं है सर, कल का याद, अभी पिछले 10 मिनट का याद नहीं, क्योंकि सुबह सुबह की क्लास है, नींद में डूबी हुई थी, कहां से याद होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो अपन खैर पढ़ चुके हैं, सॉरी, लिक्विड और गैस, सॉलिड स्टेट अपन 12th क्लास में केवल आपका सॉलिड स्टेट है, लिक्विड और गैस अपन उसमें पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। नहीं, 12th में क्यों आएगा? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट।